नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन नीदरलैंड ऋतु शर्मा नारायण पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, आज हमारे साथ हमारे आज के कार्यक्रम में लेखक की कहानी, लेखक की जुबानी कार्यक्रम में एक विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं जो आजकल नीदरलैंड आए हुए हैं। तो मैंने सोचा इस मौके का फायदा उठाया जाए और उनका साक्षात्कार लिया जाए। तो आज के समय में ऐसे व्यक्तित्व विरले ही मिलते हैं जिसमें प्रशासनिक दक्षता, दूरदर्शी नीति निर्माण और संवेदनशील साहित्यकार तीनों का अद्भुत संगम दिखाई देता है। श्री जयप्रकाश पांडे ऐसे ही बहुआयामी व्यक्तित्व हैं जिन्होंने शासन प्रशासन के उच्चतम दायित्वों का निर्वहन करते हुए साहित्य की भूमि को भी समान ऊर्जा और समर्पण से सींचा है। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की मिट्टी से निकलकर भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के अधिकारी के रूप में देश की महत्वपूर्ण संस्थाओं में अपनी पहचान बनाना, संघ लोक सेवा आयोग, शिक्षा मंत्रालय और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन डीजीसीए जैसी दायित्वपूर्ण संस्थाओं में संयुक्त महानिदेशक के रूप में कार्य करना उनकी कर्मनिष्ठता, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्रीय दृष्टि का प्रमाण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परख जैसी संस्थागत पहल तथा पीएम श्री स्कूल योजना में उनकी सक्रिय भूमिका उनके विचारों की व्यापकता और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रशासनिक कठोरता के बीच उनका रचनात्मक मन निरंतर सक्रिय रहा। कविता, कहानी, यात्रा वृत्तांत और समसामयिक लेखन के माध्यम से उन्होंने संवेदनाओं, अनुभवों और समाज के विविध रंगों को शब्द दिए हैं। उनकी पुस्तकें इस बात की साक्षी हैं कि जब एक संवेदनशील प्रशासनिक लिखता है तो उसमें केवल कल्पना नहीं, जीवन की सच्चाइयां भी बोलती हैं। तो मित्रों, आज हम ऐसे ही अतिथि से आपका साक्षात्कार कराने वाले हैं। तो मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगी और सादर स्वागत करती हूँ आदरणीय जयप्रकाश पांडे सर का। सर, आपका स्वागत है, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत नमस्कार। ऋतु जी, ये तो बहुत सुखद अनुभव है कि आप एम्स्टर्डम में बैठे हो और आप कविता के मंच पे हो या पुस्तक चर्चा के मंच पे हो, और ये बहुत ही सुखद अनुभव है। इस अनुभव को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और आप जो इतना मेहनती काम कर रहे हैं राजभाषा के लिए, हिंदी के लिए, राष्ट्रभाषा के लिए, इसके लिए आपकी भूल भूल प्रशंसा है मेरी तरफ से और पूरे हिंदी परिवार की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद है कि आप ऐसा काम विदेश की धरती पे कर रहे हो। और यकीन मानिए, जब विदेश की धरती पे होते हैं और हिंदी सुनने को मिलता है तो जो सुख मिलता है उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती है। और मुझे लगता है मैं कुछ न कुछ इस पर भी लिखूंगा कि वो आनंद क्या होता है जो हिंदी सुनने को मिलता है। जी सर, आपने कल्पना की बात की और हमारे साथ मॉरिशस से वरिष्ठ साहित्यकार कल्पना लाल जी जुड़ गई हैं और आपको सादर प्रणाम प्रेषित कर रही हैं मॉरिशस की धरती से। हमारे मंच पर जी बोले। हमारे मंच पर जब भी अतिथि आते हैं तो हमारे दर्शकों की जिज्ञासाएं बनी रहती हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दर्शकों की ओर से सर, कि प्रतापगढ़ जैसे जनपद से निकलकर और भारत सरकार के उच्च पदों तक पहुंचने की आपकी यात्रा कैसी रही और इस यात्रा में किन चुनौतियों का आपने सामना किया? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। जी ऋतु जी, मेरा जन्म स्थान भिलाई है छत्तीसगढ़ में, बट मूल रूप से मैं प्रतापगढ़ से हूँ। तो पैदा मैं भिलाई में हुआ क्योंकि मेरे बाबा जी और पिताजी वहाँ नौकरी करते थे। तो बट मेरी मूल शिक्षा जो है प्रतापगढ़ से हुई। 12th तक मैंने वहाँ पढ़ाई की और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की। और फिर वहीं से तैयारी की सिविल सर्विसेज की और मैं 2003 बैच में सेलेक्ट हुआ सिविल सर्विसेज के लिए। और मैं भारतीय कार्मिक सेवा है, भारतीय रेल कार्मिक सेवा, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस कहते हैं,
सोच रही थी, आनंद था, वो चाहे वो पढ़ाई का आनंद रहा हो उस समय में, चाहे वो परीक्षा की तैयारी करने का आनंद रहा हो, तो चुनौतियां बिल्कुल नहीं रही कभी भी, और उस सारे सारे दौर का आनंद रहा, जो पढ़ाई का भी आनंद लेते रहे, जो प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने का जो समय रहा 2-3 साल, जब तक समय लगा चयन होने में, उसका भी आनंद लेते रहे, और फिर चयन होने के बाद विभिन्न पदों पर काम करते रहे। लखनऊ पोस्टिंग रही, मुरादाबाद रहा, पंजाब में फिरोजपुर डिवीजन है रेलवे का। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत एक ओबरो स्कूल है, जो रेजिडेंशियल स्कूल है मसूरी में, ये इंडिया का सबसे पुराना गवर्नमेंट बोर्डिंग स्कूल है, तो वहाँ मुझे पदस्थ रहने का एज प्रिंसिपल मौका मिला। उसके बाद मैं भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय में रहा, जैसा कि आप बता रहे थे, तो वहाँ डायरेक्टर स्कूली शिक्षा के रूप में काम किया। अभी पिछली पदोन्नति मेरी संघ लोक सेवा आयोग में रही, वह एक सुखद पदोन्नति था, पोस्टिंग कि जिस संस्था ने आपको चयन किया है और उसी संस्था में आपको काम करने का मौका मिले। तो मैं यूपीएससी में रहा कुछ दिनों तक, और अभी रिसेंटली मैंने डीजीसी है, जो है नगर विमानन महानिदेशालय, वहाँ ज्वाइन किया। तो ये यात्रा रही, जो नौकरी की यात्रा रही, बट ये कि जो काम है वो तो अपनी जगह है, और उसके साथ साथ साहित्य सेवा चलती रही, जो आप बता रहे थे। और साहित्य सेवा में भी जिसे कहते हैं कि संस्कारों का असर रहा। पापा जी बहुत अच्छा लिखते हैं, पिताजी लिखते हैं, और अभी पिताजी घर में रहते हैं साथ में, और मैं आपको बताऊं कि वो हमसे ज्यादा पढ़ते हैं और हमसे ज्यादा लिख रहे हैं, तो वो असर रहा, और जिसके कारण मैं कुछ लिख पाया। मेरी 4 पुस्तकें हैं, जैसा कि आप बता रहे थे, और आप लोगों के भी प्रेरणादायक रहे। जितने लोग हैं, आप लोगों को देख देख के कुछ प्रेरणा मिलती रहती है, क्योंकि सरकारी सेवा से जितना समय मिलता है, तो उसमें बहुत सारी मैं अपने जो साहित्यकार मित्र हैं उनसे बहुत बार कहता हूँ, या जो मेरे प्रकाशक हैं उनसे कहता हूँ कि मुझे जिसे कहते हैं मोटिवेशन चाहिए, आप लोग बीच बीच पे मिलता रहता है, तो कुछ लिखना पढ़ना हो जाता है। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार, बाल साहित्यकार आदरणीय रजनीकांत शुक्ला जी जुड़ गए हैं और आपको सादर प्रणाम प्रेषित कर रहे हैं। और थोड़ा सा कह भी रहे हैं कि आपकी आवाज थोड़ी सी उनके लिए मुश्किल हो रही है समझनी। रजनी जी हमारे और अच्छे मित्र हैं, तो बता रहे हैं कि आपके मसूरी स्थित रेजिडेंशियल विद्यालय का वहां जाने का उनको 2 बार अवसर प्राप्त हुआ था, आदरणीय रजनीकांत शुक्ला सर को। जी जी, शुक्ला जी हमारे अच्छे मित्रों में से है, तो मेरी आवाज अगर थोड़ी दबी भी रहेगी तो उनको समझ आ जाएगी, मुझे लगता है हमारे मन की बात समझ सकते हैं। और मसूरी में हम मिले हैं, और कई वहाँ जाना हुआ है। अच्छे साहित्यकार हैं, और वो हमारे, जो मैं अपने साहित्यकार मित्रों की बात कर रहा था, तो शुक्ला जी उनमें से एक हैं जो जो प्रेरणादायी रहे हैं। वो हमें प्रेरणा देते रहते हैं, और लिखने के लिए जिसे कहते हैं कि वो प्रेरित करते रहते हैं। जी सर। दूसरा प्रश्न जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं सर, परख जैसी राष्ट्रीय मूल्यांकन संस्था के गठन का विचार किस आवश्यकता से उपजा और इसके दीर्घकालिक प्रभाव आप कैसे देखते हैं? जी जी जी, परख एक असेसमेंट बॉडी है, और शिक्षा में हम जानते हैं कि 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो 3 चीजें मैं कहूँगा। एक तो क्या पढ़ाया जाता है, जिसको हम सिलेबस कहते हैं, करिकुलम बोलते हैं, वो महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि पढ़ाया कैसे जाता है, जो शिक्षा पद्धति हम बोलते हैं उसको पेडागोजी बोलते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि उसका असेसमेंट कैसे किया जाता है, एग्जाम जिसे कहते हैं जनरल बोलचाल की भाषा में। तो हम असेस कैसे करते हैं कि अपने इसको छात्र स्टूडेंट ने कैसे पढ़ा और क्या पढ़ा, उसका असेसमेंट करने का एग्जाम होता है। तो वो है परख, एक बॉडी है जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को जिसे कहते हैं रिफॉर्म करने के लिए ये तीनों पक्षों पर एक साथ काम करना होगा। और ऐसा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हुई, उसने ये नियोजन किया है कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो जो हमारी शिक्षा पद्धति को, व्यवस्था को, ये उसका असेसमेंट करे कि कैसा चल रहा है, उसमें किस तरह की पढ़ाई हो रही है। और बेसिकली अब जो आपने देखा होगा
साल पहले, 25 साल पहले, तो तब क्या था कि एग्जाम होते थे और सीधा-सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे। हमें 10 क्वेश्चन मिलते थे और 5 क्वेश्चन लिखने होते थे। ये ग्रेजुएशन तक का भी यही था और बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसा होता रहा था। तो अब बात कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट की आ गई है कि जहाँ आपको बताया जाता है कि आपने क्या सीखा है, ये जानना है। आपने टेक्स्ट बुक बेस्ड केवल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेना। आवाज साफ नहीं आ रही कल्पना जी की, मुझे लगता है आप ठीक है ना? हेलो। जी जी सर, अगर आपका दूसरा डिवाइस साथ में रखा है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है आवाज को। नहीं ऐसा तो नहीं है, बट ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूँ। एक मिनट। क्योंकि सर घर से बाहर हैं और मेरे अनुरोध पे जी सर ने माना कि वो होटल में भी इंटरव्यू देंगे मेरे लिए, तो मेरे ऊपर जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि हेलो हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? हेलो, नहीं, हेलो, 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 रितु जी आवाज आ रही है? हम्म, मुझे लगता है उसे करना चाहिए। हेलो, अरे यार, जुड़ जाती हैं। जी 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 सर, बिल्कुल। हाँ, तो हमारे साथ अब सर फिर से जुड़ गए हैं और मुझे हेलो, लगता है पहले से अब हमारी आवाज़ भी साफ आ रही होगी। हेलो, हेलो, आप ठीक हुआ क्या? जी सर, जी सर। जी सर, पहले से बेहतर है। जी जी, थैंक यू। तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि असेसमेंट की व्यवस्था है, तो ये परख बेसिकली ये पूरे एजुकेशन सिस्टम की का असेसमेंट है। इसके साथ साथ बच्चों का भी साथ में असेसमेंट है और पूरी व्यवस्था का असेसमेंट है। तो इसलिए एक सेपरेट सिस्टम ही लॉन्च हुआ और अब तो परख एक बॉडी के रूप में बन चुका है। एक जो हमारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के अंदर एक संस्था बनी है जिसका नाम परख है और वो इसी नाम से एग्जाम भी कराती है। परख का मतलब होता है जांचना। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एसोसिएट होने का मौका मिला और ये बताते हुए मुझे हर समय खुशी होती है कि वो जो नाम परख है वो मैंने दिया है या मेरा नाम मैं मेरा सोचा हुआ है, तो वो देश में चल रहा है। तो ये अच्छा लगता है हर समय से जुड़ा हो। तो परख से जो सिस्टम बना है उससे एजुकेशन सिस्टम जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड में बनाया था कि हम योग्यता आधारित जांच कर लेंगे। और हम ये जानते हैं कि जैसा असेसमेंट सिस्टम होता है या एग्जामिनेशन सिस्टम होता है, वो पूरा पढ़ाई वैसे ही होती है। अगर ये कहेंगे कि हम 5 क्वेश्चन पढ़ के एग्जाम दे के पास हो जाएंगे तो हम उसी हिसाब से पढ़ाई भी होगी और बच्चे भी उसी हिसाब से पढ़ेंगे। तो असेसमेंट सिस्टम चेंज करने से वो करिकुलम भी चेंज करना होता है और उसी के साथ पेडागोजी भी चेंज करनी पड़ती है। तो असल इसलिए जो है इस बॉडी का बहुत योगदान रहा है और आगे के दिनों में जो हमारी कॉम्पिटेंसी बेस्ड योग्यता आधारित शिक्षा बन रही है, जिसमें स्किल का बहुत योगदान होगा और हमारे बच्चे जब स्कूलों से निकलेंगे तो वो योग्यता लेके निकलेंगे, डिग्री लेके नहीं निकलेंगे। वो एक कॉम्पिटेंसी, एक स्किल लेके निकलेंगे जो जो मार्केट में भी उनके लिए काम आएगा, उनके जीवन में भी काम आएगा। तो ये संस्था काम करेगी और आगे वाले दिनों में हम इसका प्रत्यक्ष देख पाएंगे।
बहुत सुंदर सर। आपने बहुत सुंदर पहल की है और उसका जो नाम चयन आपने किया है परख, वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है और एक संदेशात्मक शीर्षक आपने दिया इस पहल को। इस बीच हमारे जी, दर्शक जानना चाहते हैं सर कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच, क्योंकि आप प्रशासन में हैं और इतने महत्वपूर्ण पद पर हमेशा कार्यरत रहे हैं, कि उन पदों के साथ आपकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी आती हैं उन पदों के साथ-साथ। तो इसके बीच में साहित्य सृजन जो आप करते हैं, तो क्या ये लेखन आत्मसंवाद है? या आपको लगता है कि इतनी व्यस्तताओं के बीच में सृजन जो है एक सुख सुख देता है, आत्म-सुख है? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। जी, जी, रितु जी। बेसिकली कुछ संस्कार हैं मैं कहूँगा और कुछ जो अनुभव हैं क्योंकि जो एक तो प्रशासनिक काम है जो जो जिसकी ज़िम्मेदारी है आपको और उसको करना ही है। दूसरा आपका एक पसंदीदा काम है साहित्य को पढ़ना और लिखना और सुनना ये सब। तो वो आपको आत्मिक सुख देता है। तो हर जैसे कहते हैं ना कि हर आदमी में कई आदमी होते हैं। तो एक शायद वो व्यक्तित्व मेरा है जो जो मुझे साहित्य की तरफ ले जाता है और मैं अपने को जब और टटोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जब समाज को मैं देखता है, जब मैं प्रकृति को देखता हूँ, मैं मसूरी में रहा हूँ अभी सुधा जी कह रहे थे तो फिर मसूरी से साहित्य निकलता है इसलिए तो क्या है कि प्रकृति से समाज से जो अनुभव और वो निकलता है वो साहित्य के रूप में सृजित होता है और अभी मैंने कविता लिखता था फिर कहानियां से बात शुरू हुई कहानियां मेरी बच्चों के साहित्य पर आ चुकी है और दूसरी किताब मुझे पब्लिकेशन डिवीजन में है जो जल्द ही आने वाली है एक आध महीने में ही आ जानी चाहिए और एक मेरा यात्रा वृत्तांत है तो अब मैं यात्रा वृत्तांत में मुझे बड़ा सुख मिल रहा है तो उसको लिखने में और नई नई जगहों को देखने में उसको अनुभव करने में तो जो मेरा अनुभवात्मक चीजें हैं वो साहित्य के रूप में शायद निकल रहा है और वो मेरे रुचि का काम है तो इसलिए जिम्मेदारियों के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा भी करके वो हो जाता है। जी। अ, हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार अमृता बिसारिया जी भी जुड़ गई हैं, लेकिन उनका भी कहना है कि आवाज़ में थोड़ी व्यवधान है। जी, तो मुझे लगता है कि इस व्यवधान का तो हम शायद कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये तकनीकी चीज़ें हैं और सर होटल के हॉटस्पॉट से जुड़े हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी बात आप तक पहुँचा सकें। सर, आपकी पुस्तक जैसा अभी आप बात कर रहे हैं यात्रा वृत्तांत की, तो आपकी पुस्तक है पगडंडी से पहाड़, जिसको विशेष सराहना मिली है और ये आपका यात्रा वृत्तांत जैसा इसका शीर्षक है। तो इस आपने जो स्थान देखे उनके अनुभवों को इसमें संकलित किया या इनके साथ-साथ वहाँ उस प्रकृति को महसूस करने के जो किया आपने वो भी इसमें संकलित किया? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। जी, जी, रितु जी। एक्चुअली हुआ क्या कि साहित्य रहे और वो उसमें फिर शिक्षा जगत में जाने का मौका मिला। जैसे कि मैं कह रहा कि मैं बोर्डिंग स्कूल का प्रिंसिपल बना, तो बच्चों के साथ बहुत तादाद हुआ मेरा और उस तरह में मसूरी एक सुंदर जगह है, हम सब लोग जानते हैं। तो मैंने ट्रैकिंग शुरू करी मसूरी के आसपास के जंगलों में, पहाड़ों में और वो ट्रैकिंग बच्चों का सानिध्य और साहित्य की जो हमारे मेरे अपना पर्सनल इंटरेस्ट है वो सब मिलके यात्रा वृत्तांत के रूप में निकला और ऋतु जी मैं कहूँ कि जो ये यात्रा वृत्तांत मेरी एक मुझ में ही एक अलग खोज थी कि मैं अ, कविता से या कहानी से कह लीजिए मैं उस तरफ ज्यादा उन्मुख हो गया तो जिसे कहते हैं कि समय के साथ आप बदलते हैं तो ये मेरे लिए भी एक नई खोज थी और जब मैं उन पहाड़ों में उन जंगलों में घूम रहा था तो मैंने देखा कि वो जो अनुभवात्मक ज्ञान है वो एक तो मेरे छात्रों के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि मैं अपने छात्रों को प्रकृति के सानिध्य
उससे न केवल उनके शिक्षा में उन्नयन विकास हुआ, बल्कि उनके जिसे कहते हैं कि व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हुआ। और जापान में एक सिस्टम है शिनरेन योकू। जब मैं पढ़ रहा था, बहुत सारी चीजें रिसर्च कर रहा था, तो मुझे पता चला कि जापान में क्या होता है कि बाद में भी शिक्षा जगत में भी और बाद में भी वहाँ एक कंसेप्ट है कि आप जंगलों में जाते हैं, प्रकृति के बीच में जाते हैं, और वहाँ आप जिसे कहते हैं कि उसको फॉरेस्ट वॉक कहा जाता है कि आप वहाँ रिजुवेट होते हैं, आप नए नए अपने को नया तरोताजा महसूस करते हैं। जब मैंने ये अनुभव किया, यह प्रयोग अपने स्टूडेंट में किया, अपने बच्चों में किया, तो रितु जी आप जानिए कि इसका बहुत ही प्रभाव हुआ, और मेरे बच्चों ने शिक्षा में बहुत सारा उन्नति करी। जो सीबीएसई का बोर्ड होता है, मेरे बच्चे टॉप 10 में आए देश के, और मैं वहाँ 4 साल रहा प्रिंसिपल, और लगातार 3 साल मेरे बच्चे टॉप 10 पोजीशन पे रहे। एक बार 3rd रैंक मेरी आई, और आपको ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी इसी बार के सिविल सर्विसेज परीक्षा में मेरे स्टूडेंट की 50वीं रैंक आई है, जो आईएएस बना है। तो क्या है कि वो इम्पैक्ट उन पे मैं देख पा रहा था, और जो इम्पैक्ट देख रहा था उससे मुझे और भी उत्कंठा हो रही थी। और प्लस मैं न केवल उन जगहों पर, क्योंकि ये मेरी अपनी यात्रा नहीं थी, एक समूह की यात्रा थी। जो पगडंडी में पहाड़ है, मेरे ज्यादातर यात्राओं में मेरे सारे छात्र मेरे साथ रहे हैं। तो उस समूह की यात्रा को जब मैं पाठकों तक देना चाहा, तो मुझे लगा कि ये जन जन की यात्रा हो सकती है। और आपको बता दें कि एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी जो देहरादून से थी, और जब उन्होंने मेरा यात्रा वृत्तांत पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें देहरादून में 20 साल रहने के बाद भी, वही पढ़ाई करने के बाद में, पैदा होने के बाद भी वो चीजें पता चली जो किताब में लिखी थी, वहां रह के नहीं पता चली। तो क्या होता है कि हम अपने आसपास शायद ऑब्जर्व नहीं करते उतना, तो वो मैंने ऑब्जर्व किया, बहुत सारे रिसर्च किए। तो किसी स्थान का जो भौगोलिक है, लोगों का जनजीवन कैसे चल रहा है, उन सब चीजों को मैं उस किताब में ला पाया। तो पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिमालय में, और हिमालय तो हमारे साहित्य का जैसे कहते हैं कि स्रोत है, हमारी साधना का स्रोत है, हमारे धर्म का स्रोत है। तो वहां से ये यात्रा वृत्तांत निकला, जो मेरी भी पसंदीदा पुस्तकों में से है, और मुझे बहुत अपने पाठकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इसे बहुत पसंद किया। वैसे तो मैं प्रश्न करने वाली थी सर आपके लेखन के ऊपर, लेकिन अब आदरणीय शुक्ला सर ने बात छेड़ दी है कि आपकी बाल कहानी की पुस्तक नीली राजकुमारी, जो बहुत चर्चित रही और पुस्तक मेले में भी, तो हमारे दर्शक उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि जहाँ आप कविता लिख रहे थे, यात्रा संस्मरण लिख रहे थे, कहानी लिख रहे थे, फिर बाल लेखन पे और नीली राजकुमारी, इसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं सर। और हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर नागेश पांडे संजय जी भी जुड़ गए हैं, और वो भी लिखते हैं कि आपके बारे में सराहना कर रहे हैं। आपकी आवाज़ तो ठीक नहीं आ रही, लेकिन चेहरे से और पता चल रहा है कि कार्यक्रम कितना अच्छा चल रहा है। तो आज के लिए तो हम क्षमा चाहेंगे, हमें मालूम नहीं है कि क्या व्यवधान है, क्योंकि होटल कमरे में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए थोड़ा-सा नेट की वहाँ प्रॉब्लम है। तो हम कोशिश करेंगे कि बाद में रिकॉर्डिंग में ये व्यवधान मिट सके। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और सर आप बताइए, हमारे दर्शक आपसे जानना चाह रहे हैं नीली राजकुमारी के बारे में। तो ये नीली राजकुमारी बच्चों की कहानियां हैं, और बाल साहित्य में जब मैंने बाल साहित्य पढ़ा, और हम सबने बाल साहित्य पढ़ा है, तो ज्यादातर जो बाल साहित्य हिंदी साहित्य में है, वो ऐसी सेटिंग में है कि वो अर्बन सेटिंग को ज्यादा बताते हैं। मतलब एक परिवार होगा जिसमें पिता जो है कोई अफसर होगा, कोई सरकारी कर्मचारी होगा, माँ डॉक्टर होगी, और इस तरह की सेटिंग की कहानियां अक्सर आपको मिलेंगी। तो मुझे ऐसा लगा कि केवल भारत तो कहते हैं गांव में बसता है, और मैं एजुकेशन सिस्टम में रहा हूँ, तो 26 करोड़ बच्चे हैं ऋतु जी हमारे, और अगर हम 1 से 5 तक, क्लास 1 से 5 तक की बात करें, तो कम से कम हमारे
10 करोड़ बच्चे होंगे। उन 10 करोड़ बच्चों तक कुछ पठनीय पहुंचाना मुझे लगता है कि हर साहित्यकार का बहुत जिम्मेदारी भी है, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन तक हम अच्छा परोसे। तो मैंने कोशिश की कि वो जो रूरल सेटिंग की कहानियां हैं वो बच्चों तक पहुंचे, क्योंकि इन 10 करोड़ बच्चों में 8 करोड़ बच्चे वही हैं जो गांव में रहते हैं या रूरल ग्रामीण भारत में रहते हैं। तो एक प्रयास था नीली राजकुमारी लाने में, जिसमें नीली राजकुमारी है, गांव है, वहाँ का परिवेश है, वहाँ के जो लोग हैं और उनके पारिवारिक व्यवस्था है, परिवार का प्रेम है, वो सब चीजें उसमें आ पाए। और जो हमारी संस्कृति है, जैसे कहते हैं कि जो परिवार व्यवस्था को बचाए रखने की जद्दोजहद इस आधुनिक काल में चल रही है, उन सबको लेकर नीली राजकुमारी की रचना हुई। और एक आपके मंच पे कहते हैं कि दूसरा जो बाल कहानी संग्रह है, जो तालाब का मेढक, वो जल्द ही प्रकाशन विभाग से आ रहा है। तो एक छोटा सा प्रयास है कि बच्चों तक उनकी सेटिंग की कहानियां, जिस परिवेश में वो रहते हैं, वो महसूस करें और उससे उनके व्यक्तित्व का विकास हो। क्योंकि हर समय आप उनसे अलग परिवेश की कहानियां उन तक अगर पहुंचाते हैं तो उन्हें लगेगा कि यही अच्छा है, कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए, एक सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, एक बिजनेसमैन होना चाहिए। ऐसा तो होता नहीं भारत में, और ऐसा संभव ही नहीं है, और ना तो जरूरी भी है। तो जो जहाँ है वही महत्वपूर्ण है, और वही सीखने के लिए उसके आसपास बहुत है। कुछ और नीली राजकुमारी एक ग्रामीण परिवेश के बच्चे के दिमाग में भी आ सकती है, जो उसको रॉकेट की कहानियां सुना सकती है। एक मधुमक्खी आ सकती है, एक कछुआ आ सकता है। तो वो सब, या एक मंदिर में जो उसकी दादी माँ पूजा करती हैं, तो वो उसमें भी जो लर्निंग है वो बच्चों तक पहुंचने का प्रयास था। सही कहा सर आपने। बच्चों को यदि सिखाना है तो उनके आसपास का जो वातावरण है, उनकी जो मानसिकता है, उनका जो स्तर है, उस पर उतर कर ही हम बच्चों को कुछ सिखा सकते हैं, और वही लेखन उनके लिए सार्थक भी हो सकता है। और हमारे साथ चेन्नई से वरिष्ठ बाल साहित्यकार रुचिका शर्मा जी भी जुड़ गई हैं, और आपकी पुस्तकें पढ़ने का मन हो उठा है, विशेषकर यात्रा वृत्तांत तो जरूर ही पढ़ूंगी। और रजनीकांत शुक्ला सर भी बहुत बोल बहुत रहे हैं धन्यवाद। कि और आपके ऐसे रजनीकांत सर ऐसे भी बोल रहे हैं कि आपके यात्रा वृत्तांत की पुस्तकें लाजवाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तो सर अब धन्यवाद। तो और मुझे भी लग रहा अगर है कि मुझे भी साहित्य खरीदनी चाहिए। मैंने साहित्यकारों को तो तो मुझे खुद देना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो हमें बताएंगे कि हमें और क्या मैं अपने में सुधार कर सकता हूँ, और आप लोगों का अरे पढ़ना तो सर, मेरे लिए गौरव की बात होगी। सर क्या आप हमारे दर्शकों के लिए एक दो कविता का पाठ कर सकते हैं इस समय? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जी, मेरी जो पहली पुस्तक थी, मैं वो मेरे पास है भी भाई, जो एक ही पुस्तक मेरे पास है जो ये अ- या तो मेरे साथ पड़ी हुई है। अरे वाह। मैं तो जी, मैंने मसूरी का जिक्र किया, तो वही की एक कविता मैं सुनाता हूँ, और जिसका शीर्षक है शहर की आपाधापी। जी, स्वागत है। और कविता तो इस तरह है। वाहनों का शोर, वाहनों का शोर, ईंट पत्थरों का सैलाब, भौतिकतावादी चीजों की अधिकता, स्वयं ही व्यस्त रहने का आभास। वाहनों का शोर, ईंट पत्थरों का सैलाब, भौतिकतावादी चीजों की अधिकता, स्वयं ही व्यस्त रहने का आभास, स्व का खो जाना, स्व का खो जाना, अहम का अधिक, रिश्तों का बनावटीपन, आसपास गैर बनावटी चीजों का, गैर जरूरी चीजों का अंबार,
स्व का खो जाना, आम का अधिक, रिश्तों का बनावटीपन, आसपास गैर जरूरी चीजों का अंबार, यंत्रवत जिए जाना, अनावश्यक सूचनाओं का संजाल, चमचमाते दुधिया प्रकाश पुंज के तले के अधेरे का सच, पिंजरे में पाले गए तोते की व्यथा, घर के कोने में रखे एक्वेरियम की मछली से, घर के कोने में रखे एक्वेरियम की मछली से समुद्र के अथाह जल जैसे आनंद की आकांक्षा, गाहे बगाहे किसी आयोजन में मिले नकली पुष्प गुच्छों से महक की अपेक्षा, इनसे दूर जब सुरम्य पर्वत मेखला के एक शिखर पर, बादलों के झुंड ने आकर हाल पूछा, इनसे दूर जब सुरम्य पर्वत मेखला के एक शिखर पर बादलों के झुंड ने आकर हालचाल पूछा, तो सिहर उठा था मैं, हरियाले करील कुंजों के विस्तार को अनंत क्षितिज के सफेद स्याह प्रारंभ में विलीन होते विस्फारित नयनों से देखता रहा था। सुनता रहा था नीरवता को चीरती नाना प्रकार के पक्षियों की चहचहाट, अभी अभी हुई बरसात से नहाई द्रुमों की सिलसिलाती सजीव डालियों के पार, फूलों को निहारते महसूस हुआ कि जिंदगी सुकून से भी जी जा सकती है। जी, बहुत सुंदर सर। और जिस तरह से आपने प्रकृति का वर्णन इसमें किया है कि बरसात से भीगी हुई पत्तियां और आराम से जो नकली पुष्प मिलते हैं उनसे असली प्रकृति का जो आपने तुलनात्मक विवेचन इसमें किया है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो मुझे नहीं पता था, रजनीकांत सर ने बताया कि मसूरी में रहते हुए आपने कई अभिनव प्रयोग किए, जिसमें उत्तराखंड के एक राष्ट्रीय बाल वीरता बहादुर बच्चे पंकज ग्रेवाल की पढ़ाई का जिम्मेदारी भी आपने ली। तो सर, ये तो सच में क्या कहें, मैं तो निशब्द हूँ कि ये बहुत बड़ा अपने आप में काम है कि यदि लोग इस तरीके से जिम्मेदारियां लेते हैं और एक प्रशासनिक पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, तो अब मैं समझ सकती हूँ कि जो आपके अंदर का साहित्य है, वो कहीं न कहीं भावुकता से भी जुड़ा हुआ है, संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो उकर कर कागज़ पे आता है और लोगों के मन को भाता है। इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार यशोधरा भटनागर जी जुड़ गई हैं, त्रिपुरा से साहित्यकार प्रिया रॉय जी जुड़ गई हैं। आप सबका स्वागत है। सर, आपने कविताएँ भी लिखी, कहानियाँ भी लिखी, यात्रा वृत्तांत भी लिखे और बाल साहित्य भी लिखा। तो ये सारी विधाएँ अपने आप में अलग-अलग विधाएँ हैं सर। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि इन विधाओं में सबसे प्रिय विधा आपकी कौन-सी है? ऋतु जी, मतलब कठिन सवाल है साहित्यकार के लिए बताना कि कौन सी प्रिय विधा है, लेकिन मैं आज के दिन और इस दौर में तो कह सकता हूँ कि मुझे यात्रा वृत्तांत बहुत पसंद आ रहा है और उसके पीछे मेरी शायद घूमने की जो घुमक्कड़ी प्रवृत्ति है वो शायद उस जिम्मेदार होगी, क्योंकि ये पगडंडी में पहाड़ जो उत्तराखंड पे है, उसके बाद मैं अभी अरुणाचल पे मैंने लिखा है। अरुणाचल की अरुण प्रभा मेरी किताब बनकर तैयार है और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नेशनल ट्रस्ट में है, जो कुछ समय के बाद पाठकों तक पहुंचेगी। तो यात्रा वृत्तांत मैं कह सकता हूँ कि इस समय मुझे बहुत पसंद है। रुचिका जी लिख रही हैं चेन्नई से, वरिष्ठ साहित्यकार हैं सर।
आवाज में व्यवधान है, लेकिन मैं फोन को बिल्कुल कान के पास लगाकर मैंने आपकी कविता सुनी है, और प्रकृति से जुड़ी कविता बहुत सुंदर। हार्दिक बधाई। मुझे बहुत दुख है कि बिल्कुल ये मेरी आवाज को प्रॉब्लम है, और इतने बड़े साहित्यकारों से जो जुड़ने का मौका दिया है, बट मैं बहुत तकनीकी सॉरी। चीजें हैं सर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप जब भारत आएंगे तो एक बार पुनः आपका साक्षात्कार होगा। और प्रिया राय जी लिख रही हैं, इतने बड़े पद पर रहते हुए आप एक बच्चे को सहारा देते हैं, अपने आप में बहुत सराहनीय है, महत्वपूर्ण कार्य है। सर ये तो क्या कहें, मतलब इतना अच्छा व्यक्तित्व। इसी से संबंधित एक प्रश्न है जो हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं सर, कि आपके अनुसार एक अच्छे प्रशासक और अच्छे साहित्यकार में कौन-कौन से समान गुण होते हैं? ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है बेसिकली। और अच्छा प्रशासक को भी जैसे कहते हैं कि सेंसिटिव होना चाहिए अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के लोगों से। और ये एक बड़ा गुण है जो आपको जोड़े रखता है। और मुझे लगता है कि एक साहित्यकार भी होता है जो अपने आसपास से प्रभावित होता है। हमारी कविताएं, हम सब लोग यहाँ साहित्यकार जुड़ रहे हैं, और हम किसी भी गरीब को देखते हैं तो कविता उपज जाती है। कोई प्रभावित रहता है, किसी कैलेमिटी से प्रभावित होता है, किसी आपदा से प्रभावित होता है तो कविता निकल जाती है। और या प्रकृति को देखते हैं तो जो हमारी सेंसिटिविटी है वो एक साहित्यकार बनाती है, अनुभवात्मक। और उसके पीछे जो भावना छुपी होती है, अच्छी भावना, लोगों के प्रति अच्छा करने की भावना, मानवता के प्रति अच्छी भावना, वो एक साहित्यकार की विशेषता है। क्योंकि हम स्वजन, जिसे कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तो लिखते नहीं है कि केवल अपने सुख के लिए लिख दें। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि वो साहित्य साहित्य नहीं है जो स्वांतः सुखाय लिखा गया हो। तो स्वजन सुखाय हम साहित्य की रचना करते हैं कि जनता का, हमारे आसपास का, मानवता का भला हो। और हम सारे लोग वही कर रहे हैं। अरे तो यार भी हैं, प्रिया जी हैं, हमारे शुक्ला जी हैं, तो सभी लोग। तो वो एक साहित्यकार की विशेषता है। और किसी प्रशासक की भी वही विशेषता होनी चाहिए कि वो अपने आसपास से प्रभावित रहे और उसको भावनात्मक रूप से देखे। क्योंकि हम जब लोगों से डील करते हैं तो हमारे साथ अब तो ई फाइलें आने लगी हैं, और पहले वो लाल रंग की सरकारी फाइलें आती थी। तो मेरा मानना है रितु जी की वो जो फाइलें होती है वो सजीव फाइलें हुई, क्योंकि हर फाइलों के पीछे कोई न कोई रहता है। उसमें एक किसी, क्या वो कोई स्कीम लोगों तक पहुंचनी हो, अगर एजुकेशन में है तो हम अगर फंड दे रहे हैं स्टेट्स को तो वो बच्चों तक पहुंच रहा है। किसी गांव के स्कूल में कोई फैसिलिटी बनेगी, किसी बच्चे को टेक्स्ट बुक मिलेगी, उसको ड्रेस मिलेगी, तो वो जब आप फील कर पाते हैं तो आप शायद वर्क प्लेस पे भी अच्छा काम कर पाते हैं। मैं यहाँ उस पर कमेंट नहीं करूंगा मैं अच्छा काम करता हूँ कि नहीं, वो शायद मुझे जो वर्क प्लेस पे जानते होंगे वो ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। बट ये है कि अगर साहित्यकार रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप बेहतर कर पाते हैं, आप ज्यादा महसूस कर पाते हैं, और महसूस करेंगे तो काम अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। वैसे मैं अपने को यहाँ जज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जज करने वाले मेरी एशिया लिखी जाती है तो मेरे पास कर देगा, या जहां मैंने काम किया है और जिनके लिए काम किया है वो अच्छा बता पाएंगे। बट अगर दोनों गुण हैं तो अच्छा होगा। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। यदि आप किसी पद पर रहते हैं और ऐसे पद पर रहते हैं जहां आप लोगों का भला कर सकते हैं, तो संवेदनशीलता वहां पर भी काम आती है। और यदि आप साहित्यकार हैं तो साहित्य तो संवेदनशील हृदय से ही निकलता है। कहीं आपको कहीं कुछ महसूस होता है, तभी वो आपके शब्द जो है वो कागज पर उतरते हैं सर। तो ये बहुत अच्छा कहा। और अभी तक के जितने कमेंट्स मैं सुन रही हूँ, देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो ये मेरे पास एक सबूत है कि कि आप एक अच्छे अधिकारी के साथ-साथ सहृदय साहित्यकार भी हैं। हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ युवा पीढ़ी भी हमारे साथ जुड़ी है इस कार्यक्रम में, कि जो युवा पीढ़ी प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहती है, उन्हें
सफलता के साथ-साथ क्या और संदेश आप देना पसंद करेंगे कि किस तरह से वो संघ लोक सेवा आयोग में आएँ या प्रशासनिक सेवा में आएँ और किस तरह की मेहनत करें? कुछ मोटिवेशन आप उनको देना चाहेंगे? जी, जी, बिल्कुल रितु जी हमारे यहाँ जो प्रशासनिक सेवा है, उसका बड़ा रिलेवेंस है क्योंकि बहुत सारे सर्विस डिलीवरी अभी भी सरकार करती है भारत जैसे देश में। और इतना बड़ा देश है जहाँ अच्छे अधिकारियों की बहुत ज़रूरत है, अच्छी व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है। और हमारा जो सरकारी सिस्टम है वो हर जन को छूता है किसी न किसी माध्यम से। मैं अभी एविएशन में हूँ, तो एविएशन की पॉलिसी, उसका इम्प्लीमेंटेशन एक-एक लोगों तक प्रभावित करता है। मैं रेलवे में था, मैं कभी एजुकेशन सिस्टम में था, तो इस तरह से जो जो भारत में अगर है मैं बात करूँ तो वहाँ सरकारी व्यवस्था लोगों तक पहुँचती है और वहाँ अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि कि अच्छे बच्चे जो पढ़ने में अच्छे हैं, सोच में अच्छे हैं, सबसे बड़ी बात वो है और मंतव्य में अच्छे हैं, उनको ज़रूर प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए। और यूपीएससी ये बहुत सौभाग्य की बात है, हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक यूपीएससी जैसी संस्था बनाई है और इसके पहले से वो संस्था थी। और इस साल आपको बता दें कि 100 साल पूरा कर रहा है संघ लोक सेवा आयोग। 1926 में बना था और अभी 100 साल हो रहे हैं अक्टूबर में उसके। और एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था जहाँ जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि कोई रिक्शे वाले का बच्चा सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो रहा है, कोई मोची का बच्चा और किसी किसी सिविल सर्वेंट का बच्चा भी साथ ही सिलेक्ट हो रहा है। तो वो एक लेवलर है, इतनी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, इतनी पारदर्शी व्यवस्था है वो। तो हर बच्चा वहाँ तैयारी कर सकता है, अपनी मेहनत से, अपने गुणों से, अपनी योग्यता के बल पर चयनित हो सकता है। मुझे लगता है कि जो भी चाहते हैं तो सब मेहनत करें। एक ही मंत्र है मेहनत, पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। और आप अगर ऐसा करते हैं तो यूपीएससी पारदर्शी रूप में चयन करती है बच्चों को और आपको भारत सरकार में काम करने का और भारत के लोगों के लिए वो 150 करोड़ जो अ, मैं तो देवी देवता कहता हूँ, सारे सारे जो हमारे नागरिक हैं उनको उनके लिए कुछ काम करने का आपको जरूर मौका मिलेगा। तो ये अच्छी बच्चे मेहनत करें क्योंकि जो हमारे मैं थोड़ा सा अगर 1 मिनट लूँ कि वहाँ एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है, हम उसे प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। उसके बाद एक मेंस परीक्षा होती है जिसमें एक सब्जेक्ट लेकर और सामान्य अध्ययन, निबंध, इस तरह से मेंस के पूरे पेपर होते हैं, 7 पेपर हैं और फिर इंटरव्यू होता है। तो बहुत ही लगभग 1 साल का प्रोसेस होता है और अच्छी खासी मेहनत की डिमांड करता है यूपीएससी। और हम सब जो भारत में रहते हैं वो जानते हैं कि यूपीएससी खुद में एक ब्रांड है और कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा होता तो लोग कहते हैं कि अच्छा ज़्यादा मेहनत कर रहा है यूपीएससी की परीक्षा देनी है। तो वो बताता है कि उसने ओवर द पीरियड वो यूपीएससी कैसे एस्टेब्लिश हुआ है और वो ऐसी परीक्षा लेता है जिसमें आपको प्रशासनिक अधिकारी बनने का मौका मिलता है। तो बच्चे जरूर मेहनत करें और अच्छे लोगों का प्रशासन में आना बहुत आवश्यक है। जी, सही कहा सर आपने। अ, हमारे दर्शक माँग कर रहे हैं, क्या आप एक और कविता पाठ करेंगे? अरे, तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी, एक मेरी कविता है जिसका शीर्षक है शोषण। मुझे लगता है जो सवाल आपने शोषण। पूछा था उसका भी जवाब मिल जाएगा कि एक प्रशासनिक अधिकारी
हमारी और साहित्यकार में क्या क्या विशेषताएं हैं। सूसर कविता का शीर्षक है। कविता कुछ इस प्रकार है। पैरों में घुटने के नीचे उभरती नसें, पैरों में घुटनों के नीचे, घुटने के नीचे उभरती नसें, जांघ तक बंधी मैली धोती जिसमें लगे कई पैबंद फटी एड़ियां। पैरों में घुटने के नीचे उभरती नसें, जांघ तक बंधी फैली धोती जिसमें लगे कई पैबंद फटी एड़ियां। पसीने से चमकता लाल हुआ चेहरा, पसीने से चमकता लाल हुआ चेहरा, झुर्रीदार चेहरे पर बिना दांतों के मुस्कान, झुर्रीदार चेहरे पर बिना दांतों के मुस्कान। हीरालाल का चेहरा मुझे याद है, हीरालाल का चेहरा मुझे याद है, मालिक के खेत में काम कर लौटते हुए, मालिक के खेत में काम कर लौटते हुए। हीरा की चुलबुली बातें, हीरा की चुलबुली बातें, उनकी छोटी सी दुनिया, खेत में अनाज के बोए जाने की चिंता, पड़ोसी से थोड़ी बहुत खटपट, पथरी की बीमारी, बेटे की बेरोजगारी, मालिक की डांट, बारिश के लिए आसमान की तरफ देखती उनकी आशामयी निगाहें, बारिश के लिए आसमान की तरफ देखती उनकी आशामयी निगाहें। कच्ची तंबाकू रगड़ते हीरा की जिजीविसा, कच्ची तंबाकू रगड़ते हीरा की जिजीविसा। विद्यमान तो है हीरा में किताबों में लिखे सारे नैतिक गुण, विद्यमान तो है हीरा में किताबों में लिखे सारे नैतिक गुण। पल में जीने वाले, तिल तिल मरने वाले, उम्र के 40 बसंत में कर्मयोगी ऋषि सा दिखते। लंबी दाढ़ी वाले हीरा 45 की उम्र में विदा हो गए, लंबी दाढ़ी वाले हीरा 45 लंबी दाढ़ी वाले हीरा 45 की उम्र में विदा हो गए। इस मोह माया फरेब की दुनिया से बिना जाने की उनका शोषण हुआ, बिना जाने की उनका शोषण हुआ। वह तो कोसता रहा अपनी किस्मत को, वह तो कोसता रहा अपनी किस्मत को। इस दुनिया में उसे उम्र भर जीने का हक भी नहीं। प्रजातांत्रिक समाजवादी देश में बदस्तूर जारी है, प्रजातांत्रिक समाजवादी देश में बदस्तूर जारी है। वेदना का उपक्रम, शोषण का क्रम अनेकानेक रूप धारण किए। कितने ही हीरा की असमय मौत का जिम्मेदार, कितने ही हीरा की असमय मौत का जिम्मेदार। बहुत बहुत बढ़िया सर, सच में आपने बताया कि किस तरह से शोषण होता है। केवल सामाजिक शोषण नहीं, सरकारी शोषण भी होता है। और समाज पर प्रहार करती ये रचना आपकी निर्भीकता का भी उदाहरण है, क्योंकि आप प्रशासन में इतने उच्च पद पर हैं और इतनी निर्भीकता से आपने ये बात कही है, अपने आप में स्तुत्य है सर, सच में बहुत ही बड़ी बात है ये। और हमारे रजनीकांत शुक्ला सर लिख रहे हैं कि मुझे गर्व है कि दिल्ली सरकार में हिंदी शिक्षक के रूप में देश की भावी पीढ़ी को शिक्षित करने का सौभाग्य भी मिला, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे साथ इंदौर से डॉक्टर मोदिता पचौरी जो हैं, दिल्ली कॉलेज में लेक्चरर हैं, वो भी जुड़ गई हैं और आपको सादर नमन प्रेषित करती हैं। हम कार्यक्रम के लगभग अंत में आ गए हैं, लेकिन हमारे दर्शकों की जिज्ञासा अभी कम नहीं हुई है, तो वो जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके लेखन के बारे में, कि आपकी कौन-कौन सी पुस्तकें पढ़ने का उन्हें सौभाग्य मिलेगा और प्रशासनिक स्वप्न क्या हैं आपके? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। जी, जी। रितु जी, पुस्तकों के बारे में मैं ज़रूर बता सकता हूँ। प्रशासनिक स्वप्न के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि जो ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं, उसको अच्छे से निभाने का प्रयास करता हूँ। तो बट साहित्य सेवा का क्रम जारी रहेगा आप लोगों के सानिध्य में, आप लोगों की प्रेरणा से। और मैं अभी सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूँ जो साहित्यकार मित्र हैं। आज जैसा मैंने कहा, एक तो मेरी बाल साहित्य की किताब तालाब का मेढक, वो प्रकाशन विभाग में है और वो एक आध महीने में ही पाठकों तक पहुंच जाएगी। तो एक किताब वो है, और दूसरी किताब जो अरुणाचल की अरुण प्रभा, ये यात्रा वृत्तांत है अरुणाचल प्रदेश पर। और हम अरुणाचल प्रदेश जो हमारा
नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, बट उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि मैं उत्तराखंड में पोस्टेड रहा हूँ, तो उत्तराखंड के बारे में किताब लिखूँ, बट एक ऐसे प्रदेश के बारे में लिखूँ जिसके बारे में कम लोगों को पता है, और स्पेशली जो हमारी नई पीढ़ी है, हमारे युवा हैं, उसको कम पता है। तो वो एक प्रयास रहा जिसमें मैंने कई यात्राएं की अरुणाचल प्रदेश की। वहाँ के सभी जिलों तक मैं पहुंचा, गाँव में पहुंचा, वहाँ के लोगों से बात की, स्कूलों में बात की, पंचायतों में बात की, जनप्रतिनिधियों से बात की। तो वहाँ के साहित्य के बारे में, और आपको बताएं कि बहुत ही समृद्ध है वहाँ अरुणाचल प्रदेश। वो अपने जिसे कहते हैं साहित्य के लिए, अ, वहाँ का जो ट्राइबल कल्चर है, जो हमारे आदिवासी भाई हैं, उनका एक विशिष्ट उनकी संस्कृति है, उनकी परंपराएं हैं, और बहुत ही इतनी खास परंपराएं हैं कि आपको एक परंपरा अगर मैं बताऊं तो जो अपर दिबांग वैली है, वहाँ जो जो लोग हैं, मिस्टी लोग हैं, वो लोग बाघ को, जो टाइगर होता है, उसको अपना बड़ा भाई मानते हैं। अच्छा। हम अक्सर ये भ्रम रहता है कि आदिवासी शिकार करते हैं और बहुत सारा इस तरह के है। तो वो पूरी जो जनजाति है, वो एरिया है, वहाँ बड़ा भाई है टाइगर। तो सोचिए, टाइगर को मारना नहीं है, वो आपका बड़ा भाई है, वो परिवार का हिस्सा है। तो ऐसी ऐसी परंपराएं हमारे आदिवासी समाज में हैं, जो लोगों को पता नहीं है। और वो खुद ही, जिसे कहते हैं कि जो हम आजकल पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं, तो ये किताबों में पढ़ाई हुई चीजें हो सकती है किसी के लिए, बट उस समाज के लिए उनके जीवन का हिस्सा है, उनकी सोच का हिस्सा है, उनके रोज पारंपरिक जो पारिवारिक वैल्यू सिस्टम है, मूल्य है, उनका हिस्सा है। तो वो परंपराएं, वो बातें अगर लोगों तक पहुंचेगी, तो जो ये पर्यावरण संरक्षण है, वन जीव संरक्षण है, प्रकृति के बारे में प्रेम है, वो लोगों तक पहुंच पाए, ये प्रयास कर मेरा। और किताब जब आएगी पाठकों तक, आप लोगों तक पहुंचेगी, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। काफी रिसर्च भी मैंने किया है, वहाँ कोशिश करी है कि वो चीजें जो बिल्कुल अभी तक नहीं है, बहुत कम किताब है अरुणाचल पर, अगर आप ढूंढेंगे लाइब्रेरीज में, मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना जितना किसी भी आप अरुणाचल के, उत्तराखंड पे जाए, हिमाचल पे जाए, तो आपको सैकड़ों हजारों किताबें मिल जाएंगी, बट अरुणाचल में देखेंगे तो गिनी चुनी साहित्यकारों की किताबें हैं, और हिंदी में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये प्रयास है कि अरुणाचल की अरुण प्रभा से, जो कहते हैं कि जो हमारा सूर्य है, वो भारत में अरुणाचल में निकलता है, डांग वैली में सबसे पहले उदित होता है। तो उसका जो प्रकाश है, वो किताब के माध्यम से छात्रों तक, नवयुवकों तक और पाठकों तक पहुंचे। तो ये प्रयास है कि अरुणाचल की अरुण प्रभा के रूप में आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, मेरी नज़र में तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है सर, कि जिस तरह से युवा पीढ़ी पे और वर्तमान पीढ़ी पे पाश्चात्य संस्कृति का जो असर हो रहा है, उसके उसको देखते हुए आपने अपने ही देश को जानने के लिए जो ये सराहनीय यात्रा वृत्तांत के रूप में इस पुस्तक में सहेजा है, जिसमें न सिर्फ पर्यावरण के बारे में है, बल्कि जो आदिवासी नहीं कहूँ, जो सच में भारत के वासी हैं हमारे, बिल्कुल है बिल्कुल। ना? वो उनकी उनके माध्यम से हमारी जो लोक परंपराएं हैं, लोक मान्यताएं हैं, लोक संस्कृति है, जो किसी न किसी वैज्ञानिक आधार को दर्शाती हैं। तो वो आप युवाओं के सामने ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो पुस्तक है आपकी, ये अपने आप में मील का पत्थर सिद्ध होगी। और मुझे लगता है कि युवाओं में जो पाश्चात्य जाने का और पश्चिम में जाने का जो एक आजकल नया चलन हो गया है, उससे हट के अपने देश को जानने का अवसर उन्हें मिलेगा, और अपने देश को आगे बढ़ाने का अवसर इस पुस्तक से उन्हें मिलेगा। अपनी संस्कृति को सँभालने का, भाषा को सँभालने का एक माध्यम बनेगी ये पुस्तक। और हमारे साथ सूरीनाम से लेखिका हैं शर्मिला रामरतन जी भी जुड़ गई हैं। बहुत अच्छी लेखिका हैं और कवयित्री भी हैं, और सूरीनाम गिरमिटिया परिवार की 5वीं पीढ़ी है। तो आपको बहुत-बहुत साधुवाद दे रही हैं आपके कार्य के लिए।
बहुत तो बहुत सर धन्यवाद। हमारा आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि यदि आप जब आप भारत पहुंच जाएं तो फिर से मुझे समय दें, ताकि मैं एक बार फिर से आपका साक्षात्कार कर सकूं। और मुझे मालूम है कि आप नीदरलैंड में अपने कार्य से आए हुए हैं, आपके पास समय भी नहीं था, और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आपने समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ ही हमारे आभासी पटल से जुड़े हुए हमारे साहित्य मनीषियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपनी टिप्पणियों से हमारे अतिथि का और मेरा उत्साहवर्धन किया, कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति जताई। इसके लिए मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अगली बार हम फिर मिलेंगे, फिर एक नए साहित्यकार के साथ लेखक की कहानी सुनेंगे, उन्हीं की ज़बानी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। सर, आपका पुनः सादर आभार। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। और आप जिस तरह से हिंदी की ज्योति जलाए हुए हैं, माँ सरस्वती आपको बहुत बहुत शक्ति दे और बहुत ही सब कुछ दे जिसके जो इसके लिए आवश्यक हो, कि आप हिंदी की ज्योति जलाए रखें। और सूरीनाम से लेकर जापान तक जो आपका पटल काम कर रहा है, आपको बहुत बहुत फुट फुट शुभकामनाएं, धन्यवाद और प्रशंसा। और सभी बहुत बहुत सभी लोगों के जुड़े उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अवसर देने के लिए बहुत धन्यवाद। अरे इस सर, ये आनंद तो आएगा। हमारे लिए